फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो जर्नल और लेजर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। मैं आपको आज कई चीज़ें इंपॉर्टेंट नई वाली डिस्कस करूंगा, जिसमें से एक है जीएसटी। ठीक है, जीएसटी के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसकी एंट्रीज, तो कुछ स्कूल्स में तो ये छुड़वा ही दिया जाता है, तो अगर छुड़वा दिया गया है तो आप लोग मत देखना। लेकिन वैसे मैं बता दूं, हैप्पी स्कूल में, एसडी पब्लिक स्कूल में, इन स्कूलों में तो नहीं छुड़वाया गया है, तो ये तो करना ही है आपको जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या होता है? जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज जब बेचते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है वो कहलाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसका रूल क्या होता है? देखो, हमने किसी से सामान खरीदा 100 रुपए का, अगर मैं 10% जीएसटी ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, किसी ने 100 रुपए का सामान बेचा हमें, तो हमने 100 रुपए का सामान उससे, इसका मतलब खरीदा है, उसने 10% उस पर जीएसटी लगाया होगा, तो आपने उस सामने वाले को कितनी पेमेंट की होगी? 110 रुपए की। 100 रुपए तो उसके गुड्स के और 10 रुपए उसने टैक्स लिया है हमसे। अब आप इसको 150 का बेचना चाहते हो, 100 रुपीज़ के आइटम को। ठीक है, टैक्स तो अलग चल रहा है ना। 100 रुपीज़ के आइटम को आप 150 का बेचना चाहते हो, तो ठीक है, आपको भी टैक्स लगाना पड़ेगा गवर्नमेंट ने कहा, क्योंकि आप भी बेच ही रहे हो। तो 150 का 10% कितना होता है? 15 रुपीज़। आपने 15 रुपये टैक्स लगा दिया। ठीक है, 150 पे 15 रुपये टैक्स लगाया आपने, सामने वाले से 165 रुपीज़ चार्ज कर लिए। समझ में आ गया? अब आपने पीछे जीएसटी कितना दे दिया था? 10 रुपये का। आपने कस्टमर से कितना कलेक्ट करा है? 15 रुपये का। अब ये जो 5 रुपये आपके पास बचे, ये 5 रुपये जो आपने एक्स्ट्रा ले लिए जीएसटी के, ये आपको सरकार को जाके जमा कराने हैं। समझ में आ गया? मतलब टू बी पेड टू द गवर्नमेंट कैसे निकालेंगे? आउटपुट जीएसटी और माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट इनपुट मतलब जो हम परचेजेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड इनपुट। इस पर जो टैक्स लगता है वो कहलाता है इनपुट जीएसटी, और जब हम बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उस पर जो टैक्स लगता है वो कहलाता है आउटपुट जीएसटी। ठीक है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी करके हम सरकार को पेमेंट करके आ जाते हैं। समझ में आया? अच्छा, आपने अगर कहीं, आप कहो कि मैंने कहीं से परचेज ही नहीं करी, मैं ही बनाकर बेच रहा हूं, जैसे कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग होगी ना। मैं खुद ही घर में सामान बनाता हूं, कहीं से कुछ नहीं खरीदा, मैं ही बेच रहा हूं, तो ठीक है, आपकी परचेज कितनी है? 0। अब आपने सेल करा 150 का, 150 पर 10% टैक्स लगा 15 रुपीज़। अब 15 रुपये हैं, पूरे 15 रुपये जाके आप सरकार को पेमेंट करके आ जाओगे। ठीक है, ये रूल चलता रहता है, ऐसे ही चेंज चलेगी। फिर जिसने मेरे से 150 का खरीदा, हो सकता है वो आगे 200 का बेचे, फिर वो माइनस करके गवर्नमेंट को पे करेगा, फिर 200 पे वो हो सकता है सामने किसी और को 500 का बेचे, फिर वो उस पर जीएसटी लगाएगा, फिर माइनस करेगा, फिर पे कर देगा। ऐसे ये चेंज चलती चली जाएगी। और जितने जितने पर आप एक्स्ट्रा ले रहे हो जीएसटी, जैसे मैंने 100 पर पीछे पे करा था, अब लेकिन 150 रुपये में बेचा है, तो जो 5 रुपये एक्स्ट्रा आए थे वो मैंने सरकार को जाकर पे कर दिए। ऐसे ही सब करते रहेंगे जब तक ये गुड आखिरी में फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, ये चेंज चलती रहेगी, क्योंकि कंज्यूमर बेचने के लिए थोड़ी ना खरीदेगा, कंज्यूमर तो खाने पीने के लिए खरीद रहा है, तो उसको थोड़ी ना आगे किसी को बेचना है, वहां पर गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। जीएसटी वैसे तो 4 तरीके के हैं। ठीक है ना? क्या क्या है जीएसटी? देखिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी, ये 4 तरीके से होते हैं। बट मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझना, भी आपको समझ में नहीं आया होगा। 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, एक होता है इंट्रा स्टेट और दूसरा होता है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब क्या होता है? इंट्रा, INTRA। इंट्रा मतलब हुआ विद इन स्टेट। जैसे मैं जो सामान बेच रहा हूं, मेरी दुकान है दिल्ली में और मैं जिसको सामान बेच रहा हूं वो भी दिल्ली में ही है, तो ये विद इन दिल्ली बेच रहे हैं, विद इन स्टेट हो गया, इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट। ठीक है, लेकिन अगर हम दिल्ली में हैं और हम कोलकाता में सामान बेच रहे हैं, ये आउटसाइड स्टेट हो गया, इसको बोलते हैं इंटर स्टेट। समझ में आ गया? ये इंटर स्टेट कहलाएगा। जब भी इंट्रा स्टेट हो रही होगी, मतलब विद इन स्टेट अगर बेच रहे होंगे, तो उस पर 2 तरीके के टैक्स लगेंगे, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल जीएसटी। एसजीएसटी क्या होता है? स्टेट जीएसटी। ठीक है, ये 2 लगेंगे। विद इन स्टेट में, विद इन बोल लो या इंट्रा स्टेट बोल लो, 2 जीएसटी लगेंगे, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। ठीक है,
अगर आप इंटर स्टेट बेचोगे, इंटर स्टेट मतलब होता है दो स्टेट के बीच में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बेचोगे तो एक जीएसटी लगेगा, दैट इज कॉल्ड आईजीएसटी। देखा जाए तो सिंपल सा है, अगर विद इन स्टेट बेचेंगे तो दो लगेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर आउटसाइड स्टेट बेचेंगे तो आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको कहा था कि जीएसटी तो 4 तरीके के हैं, 3 तो बता दिए, चौथा चलता नहीं है। चौथा क्या होता है, अब कई ना आपने पढ़ाई हुआ होगा कि स्टेट्स नहीं है, कई जो इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं। जैसे दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी, पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है, दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी है। ठीक है ना, तो ये यूनियन टेरिटरीज हैं, इसमें फिर वो एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लग जाता है। बट अगर आप एसजीएसटी भी लिखोगे यूटीजीएसटी की जगह तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सीजीएसटी, वरना वैसे क्वेश्चन बताएगा आपको कि वहां पर एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लेना है क्या। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि आपको आईजीएसटी लगाना है या सी और एस दोनों लगाने हैं। ये तो आपको ही आइडेंटिफाई करना होगा। अगर वो जहां बैठा है वहीं की वहीं बेच रहा है सामान तो लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी, बाहर बेच रहा है तो लगेगा आईजीएसटी। समझ में आ गया आपको? अब ये लग रहा होगा फिर तो बाहर बेचने में फायदा है, क्योंकि विद इन स्टेट बेचेंगे तो दो टैक्स लगेंगे। ऐसा नहीं है, अगर आईजीएसटी का रेट 10% होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का 5% होगा। अगर आईजीएसटी का 12% होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी का 6% होगा। तो बात तो वहीं की वहीं आ गई ना। ठीक है, तो विद इन स्टेट सी और एस, और अगर आउटसाइड स्टेट है तो आईजीएसटी। समझ में आ गया? एंट्री देखिए इसमें क्या होती है। पहला था जीएसटी ऑन परचेजेस, जब हम सामान खरीद के लाते हैं तो उस पर इनपुट जीएसटी लगता है। एंट्री बनेगी, देखो इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट की एंट्री पढ़ना, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, टू कैश, उधार पे खरीदा है तो टू क्रेडिटर। सिंपल है एंट्री। इंटर स्टेट अगर कर रहे हैं, खरीद रहे हो तो इंटर स्टेट है तो सामने वाला आईजीएसटी लगा कर देगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट, टू कैश या फिर क्रेडिटर अकाउंट। बात समझ में आ गई? ये होता है जीएसटी ऑन परचेजेस। अब हम सेल करते हैं, जीएसटी ऑन सेल्स। देखो अब आप बेच रहे हो तो आपके लिए आउटपुट हो गया ये, तो कैश या डेटर अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, अगर इंटर स्टेट कर रहे हैं, आउटसाइड कर रहे हैं तो कैश या डेटर अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, टू आउटपुट आईजीएसटी। आई होप आप लोगों को अब ये चीज क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया? ये बात थी सेल की और परचेज की। अब एक फर्क आता है इसमें, क्या? वो चीज ध्यान से देखनी है। परचेज के साथ क्या लगा था? इनपुट, है ना। परचेज डेबिट हुआ तो इनपुट जीएसटी भी क्या हो गया? डेबिट। अब वो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी है या फिर आईजीएसटी है, वो बात की बात है तो इनपुट ही। तो परचेज के साथ अगर इनपुट लगा, अगर कभी भी परचेज या परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहे होंगे तो उसके साथ इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट होगा। कभी भी अगर परचेज या परचेज रिटर्न क्रेडिट होंगे तो उनके साथ जीएसटी भी क्रेडिट होगा। मतलब क्या हुआ? आप सोचो, हमने 50,000 का सामान खरीदा था, लेकिन दुकान पर आकर देखा 10,000 का सामान डिफेक्टिव है। तो 10,000 का सामान जब हम वापस करेंगे तो 10,000 प्लस जीएसटी वो भी तो रिवर्स करेंगे बुक्स में से, क्योंकि वो जीएसटी क्यों लगेगा हम पे जब हमने सामान ही नहीं खरीदा। ठीक है, आपको कोई ये थोड़ी ना कहेगा नहीं जीएसटी तो जितना लग गया, आप बस जो मेन वैल्यू है वो ही वापस करूंगा मैं आपको। क्यों भाई, आप पूरे पैसे वापस करो। अगर 50,000 प्लस जीएसटी लिए थे उसने हमसे, तो जब हम सामान वापस करने जा रहे हैं तो 10,000 प्लस जीएसटी देगा ना वो हमें वापस। समझ में आ रहा है ना बात? तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि परचेज या परचेज रिटर्न अगर क्रेडिट हो रहा होगा, परचेज रिटर्न तो क्रेडिट ही होता है। अगर हम सामान किसी को वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न तो क्रेडिट ही होता है। तो एंट्री क्या बनी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ये तो अभी तक हम करते ही आ रहे थे हमेशा से, क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न तो हम करते ही आ रहे थे। अब क्या बदल जाएगी? क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। बस इनपुट और जुड़ जाएगा इसके साथ। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं परचेज भी अगर क्रेडिट हो रहा है, परचेज क्रेडिट कब होता है? अगर आपको ये लग रहा हो, होता है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पज। क्या एंट्री थी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो जीएसटी भी रिवर्स करो।
ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेज टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। समझ में आ गया? तो परचेज कभी भी क्रेडिट हो रहा होगा या परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रही होगी तो इनपुट भी साथ में उसके चल के क्रेडिट होएगा। ये देखो नोट लिखा हुआ है, वेन एवर परचेज अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट इज क्रेडिटेड इनपुट जीएसटी विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड। ऐसी सेल में अगर वो सामने वाला हमें सामान वापस कर जाएगा तो उस बेचारे को जीएसटी तो वापस करोगे ना। तो नोट, वेन एवर सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट इज डेबिटेड आउटपुट जीएसटी विल ऑल्सो बी डेबिटेड। तो आउटपुट जीएसटी भी डेबिट हो जाएगा, वो भी उल्टा हो जाएगा उसके साथ साथ। समझ में आ गई अब आप लोगों को ये बात? जैसे सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये आपको आती है। अब क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न डेबिट आउटपुट सीजीएसटी डेबिट आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू डेटर, ये एंट्री हो जाएगी। ये था मेन फंडा किसका, जीएसटी का। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में अभी और भी कुछ पूछना, बस ये होता है इसमें, साथ में ये जुड़ता जाएगा। ठीक है, ये जीएसटी किस किस पे लगता है, परचेज पर, सेल पर और खर्चों पर, एक्सपेंसेस पर भी लगता है। लेकिन आप लोगों को 11th में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, आप लोगों को बताया जाता है कि किस पे जीएसटी लगाना है और कौन सी ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगाना। बट थोड़ा बहुत दिमाग तो आप भी लगा सकते हो। जैसे अब एक बार परचेज पर जीएसटी लगा दिया, अब आप उसको पैसे वापस करने जा रहे हो, रमेश से आपने सामान खरीदा, परचेज डेबिट इनपुट सीजीएसटी डेबिट इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू रमेश। अब अगली एंट्री में कह रहा है रमेश को पेमेंट कर दो, तो आप ये मत पूछना कि फिर से जीएसटी लगेगा। ऐसे जीएसटी थोड़ी ना लगता रहेगा बार बार, एक बार पूरे परचेज पे लग गया ना, अब उसकी पेमेंट जब आप करने जाओगे फिर कहेगा जीएसटी, उस जीएसटी की तो पेमेंट करने जा रहे हो आप। 50,000 प्लस जीएसटी लगा हुआ है, अब उसमें से आप जितने भी देते रहो पैसे, फिर कहेगा जीएसटी लगेगा उस पर। समझ में आ गई बात? तो ये इस तरीके से चलता है। फिर भी कोई डाउट आए तो आप लोग पूछ लेना। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं जर्नल लेजर और ट्रायल का, जिसमें जीएसटी भी है और जिसमें एक डिफरेंस है, और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये डिफरेंस क्या है, अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे थे कि बिजनेस आज ही स्टार्ट हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद चेक। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जो पुरानी फर्म है, पहले से चलती आ रही है, और उनके आपको ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। मैंने अकाउंटिंग की क्वेश्चन में भी करवाया था ये। ठीक है, तो अगर आपको पुराने बैलेंसेस गिवन है तो मैंने कहा था अगर डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि वो आपको डिफरेंस दे देते हैं। अकाउंटिंग की क्वेश्चन में याद करो बताया था, जैसे एक बार क्वेश्चन देखो, प्रिपेयर जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। पहला है अप्रैल 1 को, कैश इन हैंड, हाथ में इतना कैश है, इसका मतलब बिजनेस पुराना है। कैश इन हैंड ₹1 लाख, बैंक बैलेंस 70,000 का है। ठीक है, स्टॉक है ₹40,000, क्रेडिटर्स राम है 10,000 रुपए के। पहली एंट्री कैसे पास करेंगे, जो जो डेबिट में हो रहा है वो डेबिट कर दो, जो जो क्रेडिट होता है वो क्रेडिट कर दो। मतलब असेट और एक्सपेंस के बैलेंस तो डेबिट होते हैं, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। असेट और एक्सपेंसेस आर डेबिट, लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू आर क्रेडिट, तो वो क्रेडिट कर देंगे। वैसे आपको यहाँ पे असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल ही दे सकता है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस नहीं दे सकता ओपनिंग एंट्री में। तो शुरू कर, अब बताओ कैश इन हैंड क्या होता है, कैश असेट है, डेबिट होगा। बैंक क्या होगा, डेबिट होगा। स्टॉक क्या होगा, डेबिट होगा। क्रेडिटर्स, ये राम क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो ये क्रेडिट होगी। तो एंट्री बना दो, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। बट एक चीज हुई इसमें, डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा। और मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि जब भी आप जर्नल एंट्रीज पास करो, आप खुद ही एक चीज चेक कर लिया करो, अगर आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल, कई लोग डिस्काउंट की एंट्री ऐसे पास करते हैं 68,000 और क्रेडिट पे होता है 70,000 और 2,000। आप खुद ही उसको गलत कर दिया करो, ये तो गलत ही है, भेज ही क्यों रहे हो? क्यों? क्योंकि वहां 72 हो गया क्रेडिट में, डेबिट में 68,000, तो गलत ही है। डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए, तो इसलिए 68,000, 2,000 और फिर क्रेडिट में होगा 70,000। समझ में आ रहा है? देखो हम लोग फिर इसमें क्या आया डिफरेंस, डेबिट साइड में तो था 2,10,000 रुपए, क्रेडिट में सिर्फ राम लिखा हुआ है 10,000 रुपए। तो बैलेंसिंग फिगर, इसका मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं है, कैपिटल। कैपिटल मिसिंग था, हमने निकाल लिया। 2,10,000 में से जब 10,000 माइनस करोगे तो कैपिटल निकल के आ गई
2 लाख रुपीज़ की, टू कैपिटल। समझ में आ गया आप लोगों को ये? ठीक है। जर्नल लेजर ट्रायल तीनों बनाने हैं। टाइम बहुत लगता है जर्नल लेजर ट्रायल में, मेरे को भी बहुत टाइम लगा। जर्नल लेजर ट्रायल पूरा आप लोगों के लिए इसमें प्रिपेयर किया मैंने। ठीक है, आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों को सिंसियरली करो। देखो, ज़बरदस्ती तो थोपी नहीं गई होगी कॉमर्स आप लोगों को, और अभी भी टाइम है। अगर आपको लगता है, कई लोग ऐसे बीच में मैंने देखा, एक दो, ज़्यादा नहीं, बाकी सब तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं लेजर्स वगैरह, एक दो लोग ऐसे हैं कि जो अपनी क्लास में जो जर्नल तो फिर भी कर लेते हैं, लेजर नहीं बनाते। अब एक का तो डाउट ये आया, मुझे लेजर ही समझ में नहीं आए। लेजर समझ में नहीं आए, उसमें क्या समझ में नहीं आया मैंने वो पूछा तो उसका कोई जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने लेजर पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी। लेजर लंबे हैं उसको ये लग रहा है। तो ये शुरुआत है। अगर आप लोगों में से किसी को भी ये लग रहा है कि लेजर्स बहुत लंबे लंबे बहुत सारे बनाने पड़ते हैं, तो अभी तो आपकी अकाउंट शुरू भी नहीं हुई। 12th क्लास में तो 3 बुक्स है अकाउंट्स की, तो आपके पास मौका है। अगर आप लोगों के स्कूल अलाउ कर रहा है तो आप साइंस ले लो, अगर आपको साइंस ईजी लगती है तो। नहीं तो फिर इसमें तो ऐसे ही चलेगा। और ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें तो इंटरेस्ट आता है। अकाउंटेंट्स तो कितनी अच्छी अच्छी जॉब पे हैं और कितने अच्छे अच्छे पैसा कमा रहे हैं। चार्टेड अकाउंटेंट हो, अकाउंट्स की फील्ड, कॉमर्स की फील्ड में तो बहुत अच्छा स्कोप है। तो आप बहुत अच्छे अर्न कर सकते हो इससे आगे चलकर भी। अल्टीमेटली अर्निंग करना नहीं होता, अल्टीमेटली करियर बनाना है अभी तो आपको, है ना। तो करियर बनाने के लिए आपने बहुत अच्छी चीज़ चुनी है। कॉमर्स बहुत अच्छी फील्ड है, डीमोटिवेट मत हो। ये लेजर देखकर अगर आप लोगों को लग रहा है लंबे हैं, तो बिल्कुल भी लंबे नहीं है। ये अभी तो शुरू ही हुए हैं, कहाँ लंबे हैं ये? अभी तो आपने देखा ही क्या है अकाउंट्स में। ठीक है, ये बिल्कुल भी लंबे नहीं है, इसको आप लंबे मत समझना। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू राम टू कैपिटल, ये पहली एंट्री पास हो गई हमारी। नेक्स्ट क्या है, अप्रैल 2 की देखिए। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रमेश वर्थ ₹30,000 प्लस 6% CGST एंड 6% SGST। अब हमने गुड्स खरीदे किससे? रमेश से। जीएसटी लग रहा है उस पर, ठीक है ना। जीएसटी लग रहा है तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू रमेश अकाउंट। ठीक है, 6% था तो 6% ऑफ 30,000 कितना होता है? 1,800 रुपये। तो 30,000, 1,800, 1,800 टू रमेश 33,600। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है? सोल्ड गुड्स वर्थ ₹90,000 टू शर्मा प्लस 6% CGST एंड 6% SGST। हमने शर्मा को गुड्स बेचे 90,000 के, और अब हमने लगाया होगा टैक्स। पता है ना, परचेज पर तो इनपुट लगता है और सेल पर हम लगाते हैं आउटपुट, तो अब आउटपुट लगेगा। शर्मा डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। सेल कितने की करी थी? 90,000, टैक्स लगाओ उस पर। 90,000 इंटू 6%, 5,400। ठीक है, तो GST कितना हुआ बना था जब आया था, आप लोगों को याद होगा, 2-3 साल पहले की बात है। और यह अब आपको भी आ गया समझ में, GST तो कुछ भी नहीं है। GST तो लोग ऐसे इतना वो बना रहे थे। शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। एंट्री समझ में आ गई? नेक्स्ट क्या कहता है? गुड्स वर्थ ₹10,000 रिटर्न टू रमेश। हमने 10,000 रुपये का सामान रमेश को फिर से रिटर्न कर दिया। रमेश से ऊपर खरीदा होगा हमने, तो चेक करा करो ऊपर पहले। ये एंट्री जरूर चेक करनी चाहिए कि खरीदा कब था, उससे बहुत कुछ पता चलता है। क्या पता चला? जैसे ऊपर देखा अप्रैल 2 में, हमने अप्रैल 2 में 30,000 का सामान खरीदा था, तब टैक्स लगा था। अब जब सामान वापस करेंगे तो टैक्स भी तो रिवर्स होगा। बताया था ना GST का कंसेप्ट बताते वक्त, टैक्स भी रिवर्स होगा। तो एंट्री क्या बनेगी? रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। ठीक है, समझ में आ गया? ये एंट्री हो गई। अब लास्ट एंट्री क्या? अप्रैल 5 की। रेंट पेड ₹1,000, रेंट पे किया है हमने 1,000 रुपये का। ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को मतलब 10th के बाद जो 11th में आए हुए। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1,000 रुपीज़ 1,000 रुपीज़। समझ में आ गया? ये इसकी जर्नल एंट्रीज है। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। मैं इसका लेजर पोस्टिंग इसलिए ले रहा हूँ क्वेश्चन का, एक तो इसमें इनपुट में प्रॉब्लम आ सकती है आपको कि ये इनपुट की कैसे लेजर बनाएंगे,
तो अलग अलग बनेंगे, वो तो सबको पता ही है। जब डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड के अलग बने तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST सबके अलग अलग बनेंगे। ठीक है। प्रॉब्लम आती है ये जो पहली एंट्री थी जिसको बोला जाता है ओपनिंग एंट्री, इस ओपनिंग एंट्री की लेजर पोस्टिंग कैसे करें भैया? ओपनिंग एंट्री की लेजर पोस्टिंग के लिए एक तरीका होता है। ठीक है, वो तरीका ही समझाने के लिए ये क्वेश्चन लिया हुआ है। ये क्वेश्चन पूरा आपको मैं ग्रुप पे भेज भी दूंगा, जिससे कि आपको पूरा एक बार आंसर एक जगह पे मिल जाए। यहाँ तो मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर ही रहा हूँ इसमें से, बट ये आंसर पूरा भेजूंगा जिससे आपको एक बार पैटर्न पता चल जाए क्वेश्चन कैसे होना है। हमने एंट्री करी हुई है जो कैश डेबिट, बैंक डेबिट, स्टॉक डेबिट टू राम टू कैपिटल, ये ओपनिंग एंट्री है। ओपनिंग एंट्री को पोस्ट करने का एक अलग तरीका है। ओपनिंग मतलब क्या है? ये पिछले साल के बैलेंसेस हैं, इस साल की कोई मेहनत नहीं है। ये पिछले साल से बॉट डाउन हुए। आपको पता है ना लास्ट में हम क्या लिखते थे? कैरी डाउन। और फिर अगले साल की, अगले महीने की पहली डेट पे क्या लिखते थे? BD, टू बैलेंस BD लिखते थे ना। जब क्लोज करके पहले लेजर कंप्लीट कर देते थे, फिर जहां CD है उसके ऑपोजिट साइड पे BD लिख देते थे। ये वही तो है BD। ये इस महीने की शुरुआती तो हो रही है इससे। तो जो कैश अकाउंट 1 लाख रुपए लिखा है, इसका मतलब ये 1 लाख रुपए पिछले महीने से चलकर आए हैं। ये क्या है? ये बैलेंस BD है। तो आप जब कैश का लेजर बनाओगे तो अप्रैल 1 को लिखोगे टू बैलेंस BD 1 लाख रुपए। समझ में आया? इसका मतलब ओपनिंग एंट्री में जितने भी नाम आएंगे सबके यहां जाकर, सबके लेजर में जाकर बैलेंस BD, बैलेंस BD, बैलेंस BD, बैलेंस BD ऐसे लिखना होगा। समझ में आ गई बात? लेकिन अब जैसे कैश में तो टू में लिखा, बिल्कुल, क्योंकि असेट है, डेबिट है। बैंक भी डेबिट है तो टू में लिख दूंगा बैलेंस BD। स्टॉक डेबिट है तो स्टॉक में भी टू में बैलेंस BD लिखेंगे। लेकिन राम तो क्रेडिट हो रहा है, और क्रेडिट में आपको पता है वहां लिखते हैं क्रेडिट साइड पे, और क्या लिखते हैं? टू नहीं, बाय लिखते हैं। तो अब राम में लिखूंगा मैं बाय बैलेंस BD, है ना। राम में लिखेंगे बाय बैलेंस BD 10,000 रुपीज। कैपिटल में वहां बाय बैलेंस BD 2 लाख रुपीज। समझ में आ गई बात? इसलिए ये क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट यहां पर सॉल्व किया हुआ है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि ओपनिंग एंट्री बता दो भैया कैसे करनी है। इसका ओपनिंग एंट्री भी और ओपनिंग एंट्री का लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है वो भी। तो ये पूरा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करके मैंने दिखा रखा है। जैसे कैश का ही देख लो आप बस। कैश में क्या हुआ? सबसे पहले मैंने टू बैलेंस BD लिखा 1 लाख। अब आगे ढूंढो एंट्री कहां पर है कैश की। कैश की हमें मिलती है फिर अप्रैल 5 को, जब लिखा होता है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश क्रेडिट हो रहा होता है। रीजन क्या होता है? बाय रेंट। तो बाय रेंट कर दिया 1000 रुपीज का। डिफरेंस किधर आया? लेजर फिर से याद दिला देता हूं आपको। ये एंट्रीज करने के बाद क्या करना होता है? डिफरेंस ढूंढना होता है। किस साइड पे? क्योंकि हमें तो दोनों साइड मैच करानी है। तो क्रेडिट पे डिफरेंस आ रहा था। कितने का डिफरेंस आ रहा था? 99,000 का। तो महीने की आखिरी डेट डालो अप्रैल 30, बाय बैलेंस CD 99,000, दोनों साइड का टोटल कर दो 1 लाख 1 लाख। बैलेंस CD अगले दिन जाकर मई 1 को क्या बन जाएगा? बैलेंस BD। और ऑपोजिट साइड पर बैलेंस CD की उल्टी साइड पर टू बैलेंस BD 99,000 रुपीज। आया समझ में? ये है हमारा कैश अकाउंट। ठीक है, इसी तरीके से सारे अकाउंट बनते हैं। अब अप्रैल 2 में आप कहो कि ये तो इतने सारे हैं, इसमें कैसे? कोई बात नहीं, आपको ये पता ही है परचेज, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इन सब के आगे एक ही सामने खड़ा है। कौन? रमेश, है ना, क्योंकि रीजन ऑपोजिट साइड पे होते हैं। लेकिन रमेश के सामने 3 लोग खड़े हैं, एक परचेज, एक इनपुट CGST, एक इनपुट SGST। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि लेजर पोस्टिंग करते वक्त जैसे जब परचेज अकाउंट बना रहे होंगे तो परचेज के ऑपोजिट साइड पे तो एक ही है रमेश। तो परचेज में मैं डेबिट करूंगा टू रमेश, अमाउंट कितना लिखूंगा? परचेज का अपना 30,000 रुपए। फिर जब इनपुट CGST बनाऊंगा तो टू रमेश लिखूंगा, कितना लिखूंगा? 1800। फिर जब इनपुट SGST बनाएंगे तब लिखेंगे टू रमेश 1800 रुपए। लेकिन जब रमेश का लेजर बनाएंगे, रमेश के सामने 3 लोग हैं, तो बाय परचेज, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST, फिर तीनों आएगा, है ना। तो ये चीज चलती है लेजर पोस्टिंग। ठीक है, इनके सबके लेजर आपको मैंने दे रखे हैं। ये लेजर्स बनने के बाद सारे
इसमें टोटल 15 लेजर हैं, ठीक है। ये 15 लेजर्स बनेंगे। लास्ट में इसका ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है। बैलेंस बीडी देखकर बनता है ट्रायल बैलेंस, जहाँ पे बैलेंस बीडी आ रहा हो जिस साइड पे भी, पता ही आपको। अब कौन सा बैलेंस बीडी, कहीं ऊपर वाला बैलेंस बीडी मत देखने बैठ जाना, जो कैश में 2 बैलेंस बीडी से स्टार्ट किया था ना, वो नहीं, जो आप निकालते हो बैलेंस बीडी टोटल करने के बाद, वो वाला बैलेंस बीडी देखना होता है। पिछला क्वेश्चन भी किया ही है आपने, वो देखना होता है। ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है यहाँ पर 15 अकाउंट्स का टोटल, ठीक है। फिर टोटल आ गया 343,200, 343,200। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कहीं पे भी मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल भी लंबे नहीं है लेजर्स, बिल्कुल भी टफ नहीं है, शुरू हुआ ही है, ठीक है। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में